इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे जमीन पर खेती किसानी के लिए एक बड़ा बदलाव की कहानी लिख रहे तमाम शख्सियतों के बारे में। देश में मोटे अनाज के प्रति पिछले 20 वर्षों से प्रयासरत कर्नाटक के डॉक्टर खादर वल्ली, जो कहलाते हैं भारत के मिलेट्समैन, धान की देसी किस्मों को संरक्षित करने वाले केरल के किसान चेरुवयल रमन, जो अब तक कर चुके हैं 50 देसी किस्में संरक्षित। हिमाचल प्रदेश नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और थोड़ी देर बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के साथ ही बजट सत्र का दूसरा चरण भी संपन्न हो गया। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के कामकाज को लेकर कहा कि इसे संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि सदन के कामकाज में बाधा डालना उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा के स्थगित होने के बाद अध्यक्ष के चैम्बर में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दलों के नेताओं ने चाय पर औपचारिक मुलाकात भी की। बजट सत्र के पहले और दूसरे चरण में कुल मिलाकर लोकसभा की उत्पादकता 34% रही, वहीं जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 24% रही। सदन में गतिरोध पर सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार राजी थी कि वित्त विधेयक पर चर्चा हो और फिर से उसे पारित किया जाए, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रुख के चलते चर्चा नहीं हुई। इस स्थगन से पहले दोपहर में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर से मार्च भी निकाला। सत्र के दौरान हुए हंगामे और कामकाज बाधित होने को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी से उसके लंदन में दिए गए बयानों पर माफी मांगने की मांग कर रहा था, वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से ही कांग्रेस सहित कुछ दल लगातार काले कपड़े में संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। आज भाजपा का 44वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कई आयोजन हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जहां भाजपा के बड़े कार्यक्रमों का विस्तार से जिक्र किया, तो वहीं विपक्षियों पर भी जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अगले वर्षों के लिए लक्ष्य तक करके काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रहेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि भाजपा इस देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय हमारे लक्ष्य क्या होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विकास के साथ सामाजिक न्याय पर खासा फोकस किया और कहा कि कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर अपने परिवार का भला कर लेते हैं। देश भर में फैले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस का उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। विभिन्न राज्यों के भाजपा कार्यालयों में इस उपलक्ष्य में विशेष आयोजन भी हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जन कल्याण के लिए भाजपा के कामों को सराहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी के लखनऊ कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी पार्टी स्थापना का उत्सव मनाया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। भाजपा स्थापना दिवस पर जयपुर में राजस्थान भाजपा मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया। कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल भाजपा मुख्यालय में भी पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पार्टी महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। चेन्नई में भी भाजपा स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। तमिलनाडु भाजपा मुख्यालय में हुए समारोह में प्रदेश अध्यक्ष के
अन्नामलाई ने ध्वजारोहण किया। आंध्र प्रदेश में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीमू वीरराजू ने विजयवाड़ा में ध्वजारोहण किया। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% प्राकृतिक गैस की कीमत मासिक रूप से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना है। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनरों को उनका लाभ मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन या प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से बचें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बार बार और लगातार झूठ बोलने की आदत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी भाजपा पर अडानी को लेकर आरोप लगा रही है, इसी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केरल बंदरगाह अडानी को थाली में परोस दिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने कहा कि गणेशपुर से देहरादून तक के मार्ग को वन्य जीवों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से मुक्त करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन पर कहा कि अगर कोई हमारा समर्थन करता है तो अच्छी बात है। अरिंदम बागची ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चीन द्वारा बदलने की कोशिश की गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये खबर पूरी तरह से सही है कि भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 2 सालों में असम पुलिस में हमने 14,000 नई भर्तियां की हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रामनवमी पर जुलूस के प्रतिबंध पर कहा कि ऐसी लंका रूपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को ध्वस्त करने का काम भाजपा कार्यकर्ता करेगा। केरल में चलती ट्रेन में यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय सेना की 34 असम राइफल्स ने एक प्राइवेट ड्राइविंग संस्थान के सहयोग से मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के अंडरवान के स्थानीय युवाओं के लिए एक ड्राइविंग कोर्स का आयोजन किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की पर स्थित डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हो रही है, आतंकियों की तादाद भी कम हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,335 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,826 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.89% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.32% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 25,587 है। फिनलैंड में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर एलजी ने आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को सुनवाई का आश्वासन दिया। पिछले दिनों एलजी ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट यूट्यूबर मनीष कश्यप की अर्जी पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मनीष कश्यप को 18 मार्च को तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो को वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। मनीष सिसोदिया ने 31 मार्च के राउस एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोर महंगाई दर अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। हालांकि FY24 में आपको बता दें कि महंगाई में कमी आ सकती है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 का CPI महंगाई दर का अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% किया गया। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.5% विकास दर रहने का अनुमान जताया। उन्होंने कहा है कि Q4 में निजी खपत में कमी आई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति समिति के 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में रहे हैं, वहीं जबकि सभी सदस्यों ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखने के फैसले का समर्थन किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान करंट अकाउंट डिफिसिट काबू में रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अप्रैल से दिसंबर में चालू खाता घाटा GDP का 2.7% रहा। शेयर बाजार में आज BSE का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 143.66 अंक मजबूत होकर 59,833 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक चढ़ाकर 17,599 के अंक पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2022 से 23 में NPS और अटल पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 35 लाख नए लाभार्थी जुड़े। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख रही। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सेवा गुणवत्ता विनिमय 2023 की समीक्षा के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तारीख को 1 मई 2023 तक बढ़ा दिया है। मेटा की क्लाउड गेमिंग सेवा फेसबुक गेमिंग ने घोषणा की है कि यूजर्स अब मैसेंजर पर वीडियो कॉल के दौरान अपना पसंदीदा गेम भी खेल सकते हैं। सरकार की प्रमुख स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1.8 लाख से अधिक खातों में 40,710 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। आरबीआई ने उसके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रोसेस को सरल और सुगम बनाने के लिए पहल की है। सरकार ने केंद्रीय पूल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली आवंटन के मानदंड तय किए हैं। इसके तहत बिजली शुल्क पर सब्सिडी बकाया नहीं चुकाने वालों, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर कर लगाने वालों, राज्यों के बीच प्रवाह को बाधित करने वालों को केंद्रीय पूल से उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली आवंटित नहीं की जाएगी। एयर इंडिया ने चालक दल और अन्य कामकाज में पिछले 6 माह में 3,800 से अधिक कर्मचारियों को जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की है। IMF ने एक वर्किंग पेपर में कहा कि डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में मदद की है। पेपर में कहा गया है कि डिजिटलीकरण से भारत की अपनी वैक्सीन डिलीवरी को जल्दी से बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास जैसी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिली है। वर्किंग पेपर में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना की गई है और कहा गया है कि मजबूत नीतियों से प्रतिस्पर्धी, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को बीजिंग में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने पर चर्चा करने पर भी सहमत हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा देने की सुविधा सहित सहयोग के विस्तार के तरीकों की जांच करने के लिए समन्वय जारी रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब दोनों देशों ने बीजिंग समझौते के कार्यान्वयन पर जोर दिया। इससे आपसी विश्वास और सहयोग के साथ क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बीजिंग दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जिनपिंग पर भरोसा जताते हुए युद्धग्रस्त देशों के बीच शांति पहल की वकालत की। मैक्रों ने कहा कि युद्ध को रोकने के लिए सभी सहयोगी देशों को एक साथ मेज पर आने के लिए आज का समय की मांग है और वहीं मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोप में दशकों से चली आ रही शांति को समाप्त कर दिया गया। यूक्रेन में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल में साझेदारी के साथ साथ इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को उनमें मजबूती देने पर वो सहमति जताई। मैक्रों ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात की और ग्रेट हॉल में पहुंचने पर फ्रेंच राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान ब्रास बैंड ने दोनों देशों के नेशनल एंथम बजाए।
भारत के प्रियांशु राजावत ने अपने करियर के सबसे उलटफेर करते हुए ऑरलियंस मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। इस साल होने वाले एक दिवसीय विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। वनडे टीम के कप्तान केन विलियमसन इंडियन प्रीमियर लीग में लगी घुटने की चोट के कारण 2023 विश्व कप से बाहर हो सकते हैं। विश्व कप विजेता अर्जेंटीना ने फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 6 साल में यह पहला मौका है जब अर्जेंटीना ने फीफा विश्व रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहा है। विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाला फ्रांस एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। फ्रांस ने यूरो कप क्वालिफायर्स में नीदरलैंड और आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी। भारतीय टीम की भी रैंकिंग में सुधार हुआ है। टीम इंडिया 5 स्थान के सुधार के साथ 101वें स्थान पर आ गई है। इंग्लिश क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड ने अगले साल होने वाले चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने की तरफ अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ा लिए हैं। EPL के एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से हराने में सफलता पाई। रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-0 से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी फ्रेंच लैम्पार्ड को इस सत्र की समाप्ति तक चेल्सी के कोच वो बन गए हैं। अंजनी और पवन त्रिबोध महावीर हनुमान की जयंती देश भर में पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हनुमान भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए और उन्हें भोग लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर लोगों को बधाई दी। हनुमान जन्मोत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को किंग ऑफ सारंगपुर का दर्शन करने के लिए सपरिवार बोटाद पहुंचकर सारंगपुर हनुमान दादा का दर्शन कर विशेष पूजा उन्होंने की। अमित शाह ने सारंगपुर मंदिर में 55 करोड़ रुपए के खर्च से बने आधुनिक भोजनालय का लोकार्पण भी किया। अमित शाह ने सारंगपुर धाम में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हनुमानगढ़ी में प्रयागराज में संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में दिल्ली के कश्मीरी गेट के मरघट हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा रहा। दिल्ली के कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पचमढ़ा मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को 1 टन के लड्डू का भोग लगाया गया। ओडिशा के पुरी में बीच पर हनुमान जयंती के मौके पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान हनुमान की बेहद ही खूबसूरत रेत की कलाकृति बनाई। केंद्र सरकार देश में मनोरंजन उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजॉन इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों और अमेजॉन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच एक बहुआयामी साझेदारी होगी। शाहरुख और सलमान खान एक बार फिर साथ में पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। हाल ही में YRF ने फिल्म टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया है। इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को पर्दे पर शानदार रूप से दर्शाने के लिए यशराज फिल्म्स ने डायरेक्शन की कमान सिद्धार्थ आनंद को सौंपी है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने OTT कंटेंट को रेगुलेट करने का समर्थन किया है। सलमान खान ने कहा है कि OTT पर वल्गैरिटी, न्यूडिटी, गाली गलौज पर रोक लगनी चाहिए। सलमान खान ने यह भी कहा है कि फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिल्म आदिपुरुष में भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे प्रभास ने फिल्म से बजरंगबली यानी देवदत्त गजानन नागे का लुक रिवील किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर देवदत्त गजानन नागे का लुक रिवील किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।